का 2 दिवसीय अधिवेशन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। राजस्थान बीजेपी के नेता जनप्रतिनिधि दिल्ली जाएंगे। 550 से ज्यादा नेता इस अधिवेशन में शामिल होंगे। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। एमपी, एमएलए, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के संयोजक, विभाग संयोजक, प्रकोष्ठों के संयोजक, मेयर, जिला परिषद, पंचायत की प्रमुख चेयरमैन इसमें शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय परिषद का बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन कल होने जा रहा है शुरू। 2 दिन का होगा ये। कल से भारत मंडपम में दिल्ली में यह अधिवेशन होगा। राजस्थान बीजेपी के नेता जनप्रतिनिधि दिल्ली जाएंगे और 550 से ज्यादा नेता अधिवेशन में शामिल होंगे। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। एमपी, एमएलए, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के संयोजक, विभाग संयोजक, प्रकोष्ठों के संयोजक, मेयर, जिला परिषद, पंचायत की प्रमुख और चेयरमैन सब इसमें शामिल होंगे। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कल बाबूलाल, ये बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का दिल्ली में रवानगी आज से शुरू हो चुकी होगी नेताओं की? जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, तमाम विधायक, सारे मंत्री, जिला अध्यक्ष, मोर्चों के पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी, करीब 550 से ज्यादा नेता प्रदेश के अगले 2 दिन दिल्ली में रहेंगे और भारत मंडपम में पार्टी का राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है, उसमें शिरकत करेंगे। लोकसभा के चुनाव से पहले टास्क दी जाएगी तमाम नेताओं को कि राजस्थान की पूरी 25 सीटें बीजेपी को जीतनी है। उद्घाटन सत्र को जेपी नड्डा जो हैं वो एड्रेस करेंगे और समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो बीजेपी का ग्रास रूट का जो नेतृत्व करने वाला कार्यकर्ता उससे लेकर के और प्रदेश का के नेतृत्व तक सब के सब जो नेता हैं वो दिल्ली में होंगे और सीख लेकर के आएंगे कि किस तरह से जो इस बार प्रधानमंत्री के लिए नारा लगाया जा रहा है कि इस बार 400 पार, तो 400 का लक्ष्य निर्धारित किया पार्टी ने। पीएम मोदी 370 पार का नारा भी लगा चुके हैं। तो ऐसी सूरत में अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में इस नारे की गूंज सुनाई देगी। तमाम लोग दिल्ली से एक संदेश लेकर के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में जाएंगे और जो भी पार्टी का संगठन है उसमें भी बताया जाएगा कि पीएम मोदी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आखिर कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज क्या भिजवाया है। तो आने वाले दिनों में जो भी पार्टी की बैठकें होंगी उसमें भी इसकी चर्चा होगी। साथ ही जो बाधाएं हैं मिशन 400 में तो हासिल करने में, उसको देश भर का जो कार्यकर्ता हासिल करने के लिए जी जान से जुटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है पार्टी का, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश का कार्यकर्ता पर सबकी नजर रहेगी और क्या कुछ होता है तो नजर न्यूज 18 राजस्थान रखते हुए अपने दर्शकों तक जानकारी देगा, ये खबर पहुंचाएगा। बाबूलाल धायल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कांग्रेस के 81 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने यह इस्तीफा अस्वीकार कर दिया था। राजेंद्र राठौड़ ने निर्णय को असंवैधानिक बताया था। इसी मामले में आज सुनवाई होगी। तो कांग्रेस विधायकों के जो सामूहिक इस्तीफे का मामला है उस मामले में अहम सुनवाई आज हाईकोर्ट में होनी है। कांग्रेस के 81 विधायकों ने, आपको याद दिला दें, इस्तीफा दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया था और राजेंद्र राठौड़ ने इस निर्णय को असंवैधानिक बताया था और इसी मामले में अब आज सुनवाई होगी। अब देखना होगा सुनवाई में क्या कुछ होता है, नजर हम रखेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में देर रात अधिकारियों की फटकार लगाई। रात 8 बजे शुरू हुई रिव्यू बैठक में सबसे पहले पशुपालन विभाग के अधिकारी से योजनाओं की जानकारी और आंकड़े मांगे गए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में आंकड़े निराशाजनक मिलने पर नाराजगी जताते हुए संयुक्त निदेशक को जमकर फटकार लगाते हुए मंत्री ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा। साइबर क्राइम वो हम लोगों को गुमराह करने वाला। हमने आपसे दो बात की, आपने एक बात तो ये कही हमने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम कहाँ है, एक फिर आपने कहा कि हमको जब कोई शिकायत करता है तो हम उसको ठीक करा देते। दोनों एक बात है, आप समझिए, हम सब सुन रहे हैं। अब सुन लीजिए, आपका भाषण सुनने थोड़ी आए हैं, हम आए हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसका मैकेनिज्म कैसे तैयार हो और टाइम भी प्रोग्राम तैयार हो तो उसकी पूर्ति। ठीक है, अब आपके लेवल का जो काम बताया है वो पूरे जिले में 1 महीने में पूरा होकर के ओके की रिपोर्ट कलेक्टर साहब को देंगे और फिर उसको रेंडमली ये चेक करा लेंगे कि आप सच हैं झूठ हैं। उससे पहले आपने जो प्रॉब्लम
आइडेंटिफाई किए, उसकी कॉपी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आप पहुंचा। राजस्थान में वोकेशनल शिक्षक बिना सैलरी के ही बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर हैं। पिछले 7 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। ये सभी शिक्षक प्रधानमंत्री कौशल आजीविका योजना के अंतर्गत अपना काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिक शिक्षा केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं और सिरोही में 3 लाख बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा गया है। लेकिन अब राज्य सरकार के समन्वय में ना होने के कारण व्यावसायिक शिक्षकों का ना तो वेतन समय पर मिल रहा है और ना ही उनको परमानेंट किया जा रहा है। पंखा खोल के रखा हुआ है ना, पंखा कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या है, सब चीजें बल्ब रखे हुए हैं, इसके अंदर क्या है, किस तरह से ढलता है। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। सोनिया गांधी के राज्यसभा के नामांकन पर आपत्ति दर्ज की गई है। बीजेपी के योगेंद्र सिंह तंवर ने आपत्ति दर्ज कराई है। नामांकन में इटली की संपत्तियों को लेकर आपत्ति जताई है। बहुत बड़ी खबर है। इटली में भूखंडों के साइज, लोकेशन और मार्केट वैल्यू नहीं लिखी गई है। यह आपत्ति जताई है। सोनिया गांधी का नामांकन खारिज करने की मांग की गई है। तो आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले ही सोनिया गांधी ने जयपुर में आकर नामांकन दाखिल किया राज्यसभा में जाने के लिए, राज्यसभा सीट के लिए राजस्थान से। और इस बीच अब आज इस नामांकन पर आपत्ति बीजेपी के नेता योगेंद्र सिंह तंवर की तरफ से जताई गई है। नामांकन में यह कहा जा रहा है, जो आपत्ति जताई गई है योगेंद्र सिंह तंवर की तरफ से, कहा जा रहा है कि नामांकन में इटली की संपत्तियों को लेकर वो आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि भूखंडों की साइज जो इटली में है, ये जो जमीन है, जो लैंड है, उनके साइज, उनकी लोकेशन और जो मार्केट वैल्यू, जो बाजार कीमत है, वो नहीं लिखी गई है। सोनिया गांधी का नामांकन खारिज करने की इस दौरान मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले ब्रेक करते हुए आपको बता रहे हैं कि सोनिया गांधी, जिन्होंने राज्यसभा के जरिए राजस्थान से राज्यसभा में जाने का रास्ता चुना और इसके लिए बाकायदा परसों उन्होंने नामांकन भी किया। अब ये खबर आ रही है कि उन्हीं के नामांकन पर सवाल खड़ा कर दिया है, उन्हीं के नामांकन पर आपत्ति दर्ज करा दी है बीजेपी के योगेंद्र सिंह तंवर ने। अब इस आपत्ति को किस तरह से कंसिडर किया जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। सीधा हम बाबूलाल दहायल, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो बाबूलाल, थोड़ा समझाइए, योगेंद्र सिंह तंवर की तरफ से यह आपत्ति जो दर्ज हुई है, इसको संज्ञान में किस तरह से लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता और किस तरह से इस पर अमल होगा? जी देखिए, योगेंद्र सिंह तंवर बीजेपी के नेता हैं, इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं और जो चुनाव अधिकारी हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़े हुए विधानसभा में, जहां पर सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया था अधिकारियों के समक्ष, जो पर्चा दाखिल किया उसमें जो डिटेल्स दी गई है अचल संपत्तियों की, उसको लेकर के जो है सवाल उठाए गए हैं कि इसमें जो इटली की संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा पूरा नहीं दिया गया है। जो भूखंडों की साइज है इटली में, जो प्लॉट्स हैं सोनिया गांधी के नाम पर, उनकी लोकेशन नहीं बताई गई है। साथ ही जो मार्केट वैल्यू है वो भी नहीं बताई गई कि वो कितने पैसे की, कितने रुपयों की संपत्ति है। और उसमें इनको जो है इसलिए जो है योगेंद्र सिंह तंवर ने ऐतराज जाहिर किया है क्योंकि वो भी एजेंट हैं उनके चुनीलाल गरासिया की। तो अब जो है देखना यही होगा कि जो रिटर्निंग अधिकारी है वो किस तरह से जो है उनकी जो आपत्ति है उनको एंटरटेन करते हैं, किस तरह से स्वीकारते हैं या फिर बिल्कुल भी उनको तवज्जो नहीं देते हैं। ये तो बाहर जब वो आएंगे, जब उनसे बात होगी, तब पता चलेगा। लेकिन विधानसभा में इस वक्त बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह की कोई मुश्किल परिस्थिति पैदा हो और सोनिया गांधी के नामांकन को लेकर के सवाल खड़े हों। तो कांग्रेस भी एक तरह से अपनी ओर से कोशिशों में जुटी है और उनका जो नामांकन है उसको सही बताने की पूरी कोशिश उनकी ओर से भी होगी। तो बीजेपी की ओर से जो आपत्ति दर्ज कराई गई है उसको लेकर देखना है कि आखिर जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो क्या फैसला करते हैं। और जब ये नेता बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर जो ऐतराज जाहिर किए गए बीजेपी नेताओं की ओर से उस बारे में नजर रहेगी बाबूलाल ये अपडेट देने की। और आप जल्द से जल्द जैसे इस पर कुछ खबर निकलकर सामने आती है दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका। और इस बीच किसानों के भारत बंद के दौरान आज सवाई माधोपुर के मेगा हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बड़ी संख्या में लोग इस जाम में काफी देर तक फंसे रहे। सूचना पर मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया गया। इस दौरान किसानों ने भी अपनी मांग का पत्र पीएम के नाम
थाना अधिकारी को ही सौंपा। इसके साथ ही पुलिस के जवान ही मेगा हाईवे पर तैनात किए गए। तो ये जाम भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे जब जाम की स्थिति हो गई तो कुछ बाइक सवार रॉन्ग साइड से होते हुए जा रहे थे, जो कि जानलेवा खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन जल्दी में रहते हैं जब जाम लग जाता है, ऐसी स्थिति होती है, आम लोगों को परेशानी होती है। सूचित किया गया था कि वहाँ पे जाम लगा हुआ है, वहाँ पे ग्रामवासियों की जो मांगे हैं उनको सुना जाए और उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है उन पर सरकार और कलेक्टर साहब से निवेदन किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाएगा, हमारे द्वारा जितना होगा ग्रामवासियों की जो है उनको सुना जाएगा पूरा। आज हमारे ये विषय था, हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय आह्वान था 16 फरवरी को भारत बंद का, तो वो हमने जनता के हित को समझते हुए, किसानों के हित को समझते हुए, मजदूरों के हित को समझते हुए हमने जो हमारा आज संदेश था उसको हमने पालना किए और नीतिगत बिल्कुल शांतिप्रिय भावना से ये आंदोलन हमारा सफल किया है। देश में आज किसानों के बंद के दौरान कई जगहों पर असर भी देखने को मिला है। डीडवाना कस्बे में भी इस दौरान पूरी तरह से बंद नजर आए बाजार, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रखे गए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, शटर डाउन है। इस बंद के दौरान लोगों को परेशानी भी हो रही है, कई जगह जाम की स्थिति बन गई है जिसके चलते सभी लोग परेशान भी नजर आए। देश के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन इस बात को लेकर चल रहा है कि पिछले वर्ष हमने पूरे देश में जो 36 किसान यूनियनें हैं उसके किसान मोर्चा ने जो 3 कृषि काले कानून बनाए गए मोदी की सरकार ने, उसके खिलाफ देश की सड़कों के ऊपर आकर के दिल्ली के चारों ओर बैठ करके और किसान ने मोदी की सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने के मजबूर किया और सरकार ने उस समय 12 महीने के टाइम लेकर के उस अध्यादेश को वापस लेने की बात कही थी। सरकार अपने वादे पर मुकर गई, इसलिए वापस दोबारा किसान देश की सड़कों पर उतरा हुआ है, दिल्ली के चारों ओर डेरा डाले हुए हैं और उसी के चलते आज संयुक्त मोर्चा ने पूरे भारत को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान रखा है। कोटा के कोचिंग इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़क पर ही सीवरेज का गंदा पानी, गड्ढे के चलते डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने की तैयारी करने वाले हजारों कोचिंग छात्रों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। सीवरेज के पानी के चलते डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि गंदगी और सीवरेज के पानी के चलते उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। रोला में 2 साल मुझे हो गया, यहाँ पे पानी भरा ही रहता है, कभी नहीं न रोड लाइट है, यहाँ पे अंधेरा रहता है, बच्चे कीचड़ में इनमें सब में परेशान होते हैं। और ये कोचिंग एरिया है पूरा और हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे एकदम पानी भरा रहता है तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बदबू भी ज़्यादा होती है। तो अभी कोचिंग एरिया है तो यहाँ की गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। लैंडमार्क सिटी है सर ये, और स्टूडेंट एरिया है पूरा का पूरा, और यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी निकलता है, उससे समस्या हो रही है, संक्रमण फैल रहा है, डेंगू हो गया, सब कुछ खतरनाक तरीके से बदबू भी आती है, प्रदूषित हो रहा है पूरा एरिया। 6 महीने से यहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं, 1.5 साल गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं आए दिन, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और बच्चे भी गिर जाते हैं, लड़कियाँ गिर जाती हैं, किसी के पैर मुड़ जाता है, बड़ी समस्या है। पास में बिल्डिंग है, दोनों समय एक बिल्डिंग भी है, संज्ञान एक बिल्डिंग है। और इसी खबर के साथ फिलहाल महारो राजस्थान बुलेटिन में अभी इतना ही। करते हुए सिरोही से आपको खबर बताते चले, सुभाष उद्यान में आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में कई मांगों को लेकर प्रदर्शन आयोजन किया गया। इस हड़ताल के अंतर्गत संस्था के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा शिक्षा मंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और उसे ज्ञापन में ओपीएस सहित विविध मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण करवाया गया। दरअसल ये हड़ताल 1 दिवसीय हड़ताल बताई जा रही है और जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में शिक्षा अध्यक्ष धर्मेंद्र गहलोत के नेतृत्व में कलेक्टर परिषद में धरना प्रदर्शन किया गया। हड़ताल के तहत अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने और ओपीएस को कानून बनाने की मांग को लेकर देश भर में आज कर्मचारी आंदोलनरत हैं। उसी के संदर्भ में आज जिला मुख्यालय पर भी रैली निकालकर 8वां वेतन आयोग गठित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का देश भर में ध्यान आकर्षण करवाया जा रहा है। उसके तहत आज कर्मचारी एकत्रित होकर अगर 8वां वेतन आयोग चुनावों से पूर्व और ओपीएस को
चुनाव से पूर्व कानून बनाने का प्रयास भजनलाल सरकार ने नहीं किया तो हम सड़क पर उतर। राजस्थान, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो चली हैं। जी हां, दिल्ली में दिग्गजों की मौजूदगी में कमल का दामन थामेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्रजीत मालवीय। कांग्रेस के 6 पूर्व मंत्री भी बीजेपी के संपर्क में है। मालवीय की पत्नी को मिल सकता है लोकसभा की सीट और साथ ही कांग्रेस से इस्तीफा भी दे सकते हैं महेंद्रजीत मालवीय। तो बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, महेंद्रजीत के अलावा 6 और लोग हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका माना जा रहा है। बांगड़ क्षेत्र के मशहूर और दिग्गज नेता है। 2013 में जब विपक्ष ज्यादा कमजोर था, उस समय भी जब कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, उस समय भी जीत का दामन थामते हुए कांग्रेस को बड़ी बहुमत जीत दिलाई थी। उसके साथ ही 2000, क्योंकि CWC के कमेटी के मेंबर भी हैं महेंद्रजीत, गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं, कांग्रेस से पुराना रिश्ता है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जाने की अटकलें तेज लगाई जा रही है। माना यह जा रहा है जब अधिवेशन है और सभी एकजुट होंगे दिल्ली में, तब जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार मौजूद रह सकते हैं और उनकी अध्यक्षता में ही, यानी कि उनकी मौजूदगी में ही ये बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। एक तरफ जहां सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा गया है, ये संदेश देने के लिए, बड़ा संदेश राजस्थान में कि कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। जहां इंडी गठबंधन है, यानी कि तो बता दें आपको कि मालवीय का कांग्रेस पर निशाना, कुछ लोगों से कांग्रेस घिर गई है। उनकी तरफ से कहा गया CLP में नाम था, 3 साल मंत्री नहीं बनाया, अभी CLP में नाम था, कांग्रेस के पास विजन नहीं है, ये कहा गया। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में CLP के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी CLP में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और बाबूलाल धायल हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनीत का ही रुख कर लेते हैं। विनीत, एक ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, मालवीय की तरफ से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। इतने सालों तक उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया, अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, तो ये बड़ा बयान माना जा रहा है उनकी तरफ से। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि जिस तरह से उनका बयान आया है, एक बड़ा बयान आया है, कांग्रेस में विजन ना होने की बात कही गई है। दूसरी एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी का लगातार विस्तार हो रहा है, और एक बड़ी बात यहां पर सबके सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो लगातार यह कहते रहे कि बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं होती है, प्रो इनकम्बेंसी की बात होती है, इसीलिए बीजेपी की सरकार जो है वो लगातार रिपीट होती है। जैसा कि अगर हम लोकसभा की बात करें, 2014 में बीजेपी ने चुनाव जीता, उससे ज्यादा सीटें जो है वो 2019 में बीजेपी ने चुनाव में जीता, और इसके बाद अब कयास यह लगाई जा रही है, या कोशिश यह की जा रही है कि 2024 का जब चुनाव होगा, तब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए 400 का लक्ष्य रखा है, उसी कड़ी में हम इस ज्वाइनिंग को देख सकते हैं, जहां पर जो उपेक्षित नेता हो, बड़े नेता हो, उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा, और उसके सहारे ही बीजेपी जो है वो बेहतर प्रदर्शन करने की बात जो है वो लगातार कर रही है। जिस तरह से हम महेंद्र मालवीय की बयान को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस में उनका 2013 में उपेक्षा किया गया, कहीं ना कहीं CLP बनने की बात जो है वो हो रही थी। मंत्री जो है वो 2018 में लेट से बनाया गया, और 2023 में जब फिर से उन्हें CLP बनने की बात थी, या फिर उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें CLP बनाएगा, उस वक्त भी उन्हें नजरअंदाज किया गया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में खिज था। हालांकि एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 की अगर हम बात करें, वहां पर कांग्रेस की बड़ी हार हुई थी, करारी हार हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव जीत करके आए थे। आदिवासी में नेता है, बड़ा चेहरा है, ऐसे में बीजेपी जिस तरह से अपनी पोस्टरिंग कर रही है, अपने आप को आदिवासी समर्थक पार्टी जताने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। जिस तरह से बीजेपी लगातार यह कहती है कि देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति देने का काम जो है वो बीजेपी ने किया है, तो निश्चित तौर पर आदिवासी समुदाय में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कड़ी में
इस ज्वाइनिंग को हम मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि आज ज्वाइनिंग हो सकती है या फिर ज्वाइनिंग जो है वो कल भी में हो सकती है, लेकिन इतना पक्का है कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले कुछ ही समय में उनकी ज्वाइनिंग जो है वो बीजेपी में हो जाएगी। ठीक है विनीत। बाबूलाल, एक और बड़ा बयान आया है मालवीय की तरफ से। उन्होंने कहा कांग्रेस अपने कुछ लोगों के साथ घिरी हुई है। सबसे बड़ी बात, किन लोगों के साथ? 6 और विधायक और जाने वाले बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का नारा है एनडीए 400 पार, इंडी गठबंधन कर रही है, अपने लोगों को कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है। बाबूलाल जी बिल्कुल, और जो बयान आया है महेंद्रजीत मालवीय का, ये अपने आप में कबूलनामा है कि वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं और बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। जब भी कोई नेता अपनी पार्टी को छोड़ता है तब उसके इसी तरह के बयान आते हैं और ये बयान साफ साफ कह रहे हैं कि कब वो ज्वाइन करेंगे इसको लेकर सवाल है। ये जरूर है कि उनका मन उचट गया है, मोह भंग हो गया है कांग्रेस पार्टी से और अब उन्होंने अपने लिए नया रास्ता तलाश लिया है और बीजेपी ने हरी झंडी दे दी है। पार्टी आला कमान ने स्वीकार कर लिया है कि महेंद्रजीत मालवीय की उनको बहुत जरूरत है, क्योंकि आदिवासी इलाके में उनके कद का नेता अभी भी बीजेपी के पास नहीं है। तो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी ताकत थी आदिवासी बेल्ट में, उसको बीजेपी छीनना चाहती है और बीजेपी महेंद्रजीत मालवीय को साथ लेकर के न केवल दक्षिणी राजस्थान बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश का जो आदिवासी इलाका है यानी कि महाराष्ट्र तक, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है जहां पर आदिवासी बसता है और ये इस एरिया में यानी कि काफी इलाकों में बहुत मकबूल हैं, बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं महेंद्रजीत मालवीय। चाहे आदिवासियों का, चाहे यहाँ का रीति नीति, खान पान, रहन सहन, इससे वो बहुत वाकिफ हैं और यहाँ जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको तो मालवीय विधानसभा तक में सुनाते रहे हैं। और जंग आजादी के दौर में जब आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी और उस वक्त तक गोविंद गुरु के नेतृत्व में जब अंग्रेजों के साथ दो हाथ कर रहा था आदिवासी समुदाय, तो उस वक्त जो लोकगीत थे वो कई मर्तबा इस विधानसभा में सुनाए उन्होंने। तो बीजेपी जानती है कि मालवीय की अहमियत क्या है पार्टी के लिए, इसलिए उनको अब लाया जा रहा है। कब ज्वाइनिंग हो जाए अगले कुछ घंटे तय कर देंगे और माना ही जा रहा है कि आज सीएम भजन लाल दिल्ली जा रहे हैं तो शायद हो सकता है कि वो भी उनकी ज्वाइनिंग के मौके पर मौजूद रहें। अब मालवीय के बाद में चर्चाएं ये चल रही कि आगे और कौन कौन बीजेपी का दामन थाम सकता है। तो खबरें आ रही राजस्थान के हर कोने से कि वो नेता भी जा सकता है, ये नेता भी जा सकता है, लेकिन जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार में के कम से कम 6 जो मंत्री थे यानी पूर्व मंत्री, वो बीजेपी में जा सकते हैं। अब अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ होने वाली है। उनका कई दिनों से कांग्रेस के नेताओं से संपर्क बिल्कुल टूटा हुआ है और ऐसी सूरत में ईस्टर्न राजस्थान के आदिवासी नेता हैं जो सचिन पायलट के पहले करीबी थे एक जमाने में, उनके भी जाने की अटकलें लग रही हैं। मारवाड़ के एक खांटी जाट नेता हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनका भी दामन थामने की चर्चा की वो भी बीजेपी में जा सकते हैं। और इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी बाबूलाल कांग्रेस? इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी कांग्रेस पर? जी देखिए, इसकी कवायद भी शुरू हो गई है और जो आदिवासी इलाके के जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको जयपुर बुलाया गया है और आज हो सकता है कि मीडिया के सामने आदिवासी इलाके के कांग्रेसी विधायक अपनी बात कहें और जो होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि मालवीय का जो झटका होगा उससे उभरने की कोशिश भी कांग्रेस को हाथों हाथ करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। खलबली मची हुई है पार्टी में, बेचैनी है। कल से जैसे खबरें आई है कि मालवीय बीजेपी में जा रहे हैं तो उस इलाके के जो विधायक है उनको बुलाया गया है जयपुर। अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा और जो एलओपी हैं यानी कि जो को टीकाराम जूली, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ताकि पार्टी के काडर में कोई नकारात्मक संदेश ना जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है। सोनिया गांधी राज्यसभा का चुनाव लड़ रही हैं राजस्थान से, नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल किया है। अब उनके नॉमिनेशन को भी खारिज करने तक के लिए बीजेपी के नेता जो हैं आपत्तियां लगा रहे हैं विधानसभा के भीतर, तो चौतरफा घेराबंदी की जा रही है कांग्रेस पार्टी की। और ऐसी सूरत में अगर और कोई 2-3 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में, और उस नुकसान की कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बाबूलाल। अब देखिए कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर भी चलेगा और ये अब कवायद की जाएगी कि आखिर कहां से ये डैमेज की स्थिति पैदा हो रही है। विनीत, आपसे ये जानना चाहेंगे दिल्ली में फिलहाल क्या हलचल देखने को मिल रही है? जैसे कि बाबूलाल ने बताया कि आदिवासी बेल्ट में एक अच्छी पकड़ मालवीय रखते हैं, अभी फिलहाल वहां पर क्या हलचल है, कौन कौन से नेता या मंत्री पहुंचे और किसी का और अधिकारी का भी बयान कोई सामने आया है?
जी निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की हलचल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो दिल्ली आएंगे, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है वो कल और परसों जो है वो आयोजित की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भी दिल्ली में रहेंगे। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो कई संभावनाएं जो है वो यहाँ पर लगाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उनके ज्वाइनिंग की बात हो, राजस्थान में पूरी तरह से बीजेपी जो है वो सुनिश्चित करने लेना चाहती है कि आखिरकार किन किन नेताओं को ज्वाइन करवाया जाए। जैसा कि बाबूलाल दयाल भी जो है वो बोल रहे थे कि 6 मंत्री जो है वो शामिल होंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आदिवासी नेता जो है वो तो शामिल हो ही रहे हैं, साफ तौर पर यह भी संदेश दिया जाएगा कि जाटों के जो बड़े नेता हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी का जो लक्ष्य है, जिस तरह से बीजेपी ने लक्ष्य बनाया है कि 370 जो है वो सीट हासिल कर ली जाए और इसके साथ ही साथ एनडीए के 400 सीटें हासिल हो जाए, तो इसी कड़ी में अगर हम जाट नेताओं की बात करें तो वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसका प्रभाव जो है वो न सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहेगा बल्कि उसका प्रभाव जो है वो हरियाणा में भी हम देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उन जाट नेताओं का प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है। तो बीजेपी जो है वो पूरी तरह से अगर हम देखें कि जिस तरह से आदिवासी नेता को शामिल करवाया जाता है राजस्थान के मालवीय को, तो उसका प्रभाव सिर्फ जो है वो राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि गुजरात में भी जो सीमावर्ती राज्य है या जिले हैं उन पर भी इसका प्रभाव होगा। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के झाबुआ जैसे जो जिले आते हैं उस पर भी इसका प्रभाव होगा। ठीक है विनीत, और इसीलिए बीजेपी को बेस्ट मैनेजमेंट टूल भी कहा जाता है, क्योंकि उसको पता है कि किसान, जाट, आदिवासी, ओबीसी समुदाय को कैसे जोड़ा जाए। 2014 से सबको पता है कि पिछड़े और ओबीसी समुदाय ही बीजेपी को जिताते आए हैं। और यहाँ पर आपको एक बार फिर से सुना देते हैं महेंद्रजीत मालवीय ने क्या कुछ कहा है और कांग्रेस पे क्या कुछ निशाना साधा है। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। बाबूलाल, ये सवाल मैं आपसे ही पूछ लेती हूं क्योंकि बीजेपी का थिंक टैंक इतना स्ट्रांग है। ओबीसी समुदाय 2014 में हमने देखा और महिला वोटर्स बीजेपी की बढ़त बताती भी नजर आई, और अब बीजेपी के लिए जो कि जाट, किसान और खासकर जो हम आदिवासी बेल्ट की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं, आदिवासी में भी हमने देखा 5 में से 4 सीटें, वहां पर उसकी बढ़त कम थी, कमजोर थी, और उसी को हथियार बनाते हुए बीजेपी ने उसी पे काम किया और जो जमीनी जो परिपक्व नेता हैं उनको अपने कुनबे में शामिल करके अपने कुनबा बढ़ा रही है बीजेपी। 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। आपने कभी सुना है कि कांग्रेस ने नव मतदाता सम्मेलन कहीं पर किया है? न्यू वोटर्स पर कभी कोई कार्यक्रम सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोट करने वालों की कोई संगोष्ठी कर रहे हैं? कहीं आपने बहुत मुश्किल से सुना होगा। बीजेपी फर्स्ट टाइम वोटर तक पहुंचती है, जवानों तक पहुंचती है, किसानों तक पहुंचती है, मजदूरों तक पहुंचती है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जहां तक उसका कार्यकर्ता जाता नहीं है। उनको पता है कि वोट की अहमियत क्या है, हर एक वोट की कीमत बीजेपी जानती है, इसलिए उन्होंने हर वर्ग को साथ लिया है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई कि हर वर्ग में पीएम मोदी की लोकप्रियता जो है वो बुलंदियों पर को छू रही है। और कांग्रेस के पास में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। कहीं पर ये दिखाई भी नहीं पड़ता, ना तो नेता मेहनत करते हुए दिखते हैं, ना कार्यकर्ता जनता के बीच में हाथ जोड़ते हुए भी कहीं नजर आते हैं। हाँ। तो ऐसे में जो पार्टी ज्यादा काम करेगी उसके साथ हर वर्ग जुड़ेगा और उसे लोकसभा के चुनाव में फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल बाबूलाल, हर वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की ओर। हनुमानगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बैरिकेड्स तोड़ करके ट्रैक्टरों से किसान निकले हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल तक जबरन किसान पहुंचे हैं और पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। जंक्शन के अबोहर बाईपास की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे जो किसान हैं बैरिकेड्स तोड़ करके ट्रैक्टरों से निकलते हुए नजर आ रही हैं। हनुमानगढ़ से ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किसानों का जो रोष है वो अब देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टरों से किसान निकले हुए कार्यक्रम स्थल तक जबरन पहुंचने की कोशिश किसानों के द्वारा की जा रही है और देखिए पुलिस की तरफ से यहाँ पर किसानों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन
लेकिन जबरन ये जो किसान है वो ट्रैक्टरों से निकलते हुए दिख रहे हैं। और अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कोलकाता से संदेश खाली के लिए रवाना हुई बीजेपी की 6 सदस्यों की कमेटी को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस वजह से संदेश खाली का मामला और ज्यादा गर्मा गया। दरअसल बीजेपी के सदस्य भी पीछे हटने को तैयार नहीं और वो बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए, पुलिस से तीखी बहस करने लगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों की इस कमेटी का गठन भी कर दिया है ताकि वो संदेश खाली के लोगों से बात करके वहां का सच सामने ला सके। मगर पुलिस ने बीजेपी की कमेटी को आगे ही नहीं बढ़ने दिया ताकि जो छिपा राज है वो बाहर ना आ पाए। बीजेपी के सदस्य इसकी शिकायत करने बंगाल के राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं। संदेश खाली में कई महिलाओं ने फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों पर यौन टॉर्चर का आरोप लगाया है और इसी की पड़ताल के लिए बीजेपी की टीम संदेश खाली जा रही थी, लेकिन टीम जब तक पहुंच पाती तब तक बीच में ही पुलिस ने रोका, तीखी बहस और बीजेपी के लोग बीच रास्ते में बैठ के धरना प्रदर्शन देने लगे। दोनों संगठन से जाएंगे, कोई तीसरा नहीं। आप उन लोगों को पिंजरे में बंद करके रखता है और पुलिस जा जाके उसको दबाता है, क्यों बोलता है बोल रहे हैं फोटो में निर्यातन कर रहा है, वहाँ पे अत्याचार कर रहा है। आपका काम क्या है? नहीं तो हमें उठा लेंगे, पुलिस न्याय को रोकना है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, गैंगस्टर विक्रम बराड़ की आज कोर्ट में पेशी हुई। आपको बता दें कि 5 दिन से पुलिस रिमांड पर विक्रम बराड़ चल रहा था। क्यूआरटी के स्पेशल कमांडो व पुलिस जवानों के घेरे में कोर्ट में पेश किया गया। चमू थाना पुलिस ने डकैती केस में विक्रम बराड़ को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग से विक्रम बराड़ जुड़ा हुआ है और 2 साल पुराने ज्वेलरी डकैती केस में वांटेड था विक्रम बराड़। आरोपी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करके कोर्ट लाया गया।